Hi friends, welcome to all. Abhishek this side. We are very excited after the receiving feedback of a compiler design unit first and second. Dear friends, जैसा कि फीडबैक रिसीव हुआ है यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके कंपाइलर डिजाइन सब्जेक्ट में किस तरीके से चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके गेस्ट पेपर क्वेश्चंस के पैटर्न को कैसे चेंज किए जाते हैं, नॉर्मल पेपर के पैटर्न में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मॉड्यूलेटेड पेपर बनता है, फिर टफेस्ट पेपर कंपाइलर डिजाइन का अगर कहीं बनता है तो उसमें किस तरीके से क्वेश्चन को ट्विस्ट किए जाते हैं, किस तरीके से एक सिंपल टॉपिक को ट्विस्ट किया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। इस बात की मैं एश्योरिटी देता हूं कि अगर जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं आप एज इट इज इसको अप्लाई करते हैं तो वर्स्ट सिनेरियो में भी पेपर चाहे जहां से बने वर्स्ट सिनेरियो में भी यू हैव स्कोर मोर देन 90% मार्क्स। बट इसके लिए एग्जैक्टली जो पाथ जो रूट्स मैं बता रहा हूं उसको आपको फॉलो करना होगा। उसमें थोड़ा सा भी डेविएशन आप समझ सकते हैं कि वो बहुत बड़े आपको टारगेट से डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। चलिए, तो आज हम समझते हैं कि कंपाइलर डिजाइन जो सब्जेक्ट है, जो कि एज ए AKTU अगर की बात करें तो उसमें कंपाइलर डिजाइन में RCS 602 जो कि बीटेक कैरिकुलम के लिए यूज होता है, फिर RCA 404 जो कि MCA सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। प्लीज इस सीरीज को देखने से पहले आपको 3 वीडियो देखने होंगे, तभी ये कंप्लीट फॉर्म में होगा। इसके लिए हाउ टू स्कोर बेटर एक वीडियो है जहां से हम लर्न कर पाएंगे कि किसी भी एग्जाम के पैटर्न में लिखते कैसे हैं, इफेक्टिव राइटिंग कैसे लिखते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, 5 मार्क्स का रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे एंड 10 मार्क्स के क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड हमें किस तरीके से करना चाहिए और कैसे मैं एज ए यूनिवर्सिटी टॉपर बन सकता हूं, बेटर स्कोर कर सकता हूं और लाइफ में अच्छा ग्रोथ कर सकता हूं। सेकेंड थिंग, यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने लर्न किया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन ट्विस्ट किए जाते हैं हमारे सेमेस्टर एग्जाम बीटेक एंड MCA कैरिकुलम में। यूनिट सेकेंड भी सेम टाइप के पैटर्न को हमने डिस्कस किया। आप ये देख पा रहे हैं कि सिर्फ 10 to 15 क्वेश्चंस हर यूनिट से मैंने सेलेक्ट किए हैं और ये मोस्ट अकरेंस क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट किए जाते हैं आप लोगों को इन्फॉर्म, इट इज ग्लैड टू इन्फॉर्म यू। मैं ऑलरेडी पेपर सेटर हूँ AKTU और कई ईयर्स का मैंने सेट भी किया है, तो सारे पैटर्न्स का एक्सपीरियंस का बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। बहुत सारे सब्जेक्ट के एज ए सोल्यूशन भी हमने यूनिवर्सिटी को सेंड किए हैं, तो ये सारी एक्सपीरियंस का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आप एक्सपीरियंस से लर्न कर सकते हैं क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट किया जाता है। इट इज अ पार्ट ऑफ ए स्किल, ठीक है, तो उसको अच्छे से समझेंगे और देखेंगे। चलिए, अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूनिट थर्ड है इसमें सिंटैक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पुट अप होते हैं। सिर्फ अकेला ये टॉपिक आपको 10 to 15 मार्क्स दिलाने की कैपेबिलिटी रखता है। सिंटैक्स डायरेक्शन ट्री में हम यहाँ पे लर्न करेंगे कि हाउ टू डिजाइन द सिंटैक्स डायरेक्शन ट्री, उसमें ग्रामर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे व्हाट इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। देखिए, अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन पुट अप होते हैं तो वहां पे सिर्फ इतने से क्वेश्चन आपको पुट होगा कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द सिंटैक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन। क्वेश्चन अगर 10 मार्क्स में है तो आपसे क्वेश्चन पुट अप होंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंटैक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन प्लस विथ 1 एग्जाम्पल। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी गिवन ग्रामर हो जिसमें सिंटैक्स डायरेक्शन ट्रांसलेशन अप्लाई करने के लिए आपसे क्वेश्चन वहां पे पुट अप हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ अकेला ये टॉपिक आपको 10 to 15 मार्क्स दिलाने की कैपेबिलिटी रखता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यहाँ पे पुट अप होते हैं, तो डिफरेंस बिटवीन S एट्रीब्यूट ग्रामर एंड L एट्रीब्यूट। और मोस्टली टाइम्स इसके शॉर्ट नोट्स में ये क्वेश्चन पुट अप होते हैं, या मैक्सिमम टाइम जो पूछा गया है कि S एट्रीब्यूट ग्रामर और L एट्रीब्यूट ग्रामर में डिफरेंस क्या है, जो यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। इसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरमीडिएट कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंटरमीडिएट कोड, जैसा हम लोग वी हैव ऑलरेडी नो डिस्कस्ड इन ए कैरिकुलम एंड लेक्चर्स आल्सो, व्हाट इज द रोल ऑफ ए इंटरमीडिएट कोड। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर रोल इज द प्रोवाइड द टेम्पोररी रजिस्टर। तो टेम्पोररी रजिस्टर जो इंटरमीडिएट कोड जनरेटर प्रोवाइड करता है उसको सिंटैक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन के थ्रू कैसे हैंडल करते हैं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एक एप्लीकेशन टाइप के क्वेश्चन है कि इंटरमीडिएट कोड इन द सिंटैक्स डायरेक्शन ट्रांसलेशन के थ्रू कैसे हैंडल किया जाता है। इसमें दो कॉन्सेप्ट, दो अप्रोच, दो कंप्यूटेशन प्रोसेस को कंबाइन किया गया है कि इंटरमीडिएट कोड जनरेटर इन सिंटैक्स डायरेक्शन ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे 5 या 10 मार्क्स के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ये क्वेश्चन मोस्टली तब पुटअप होता है जब क्वेश्चन के पेपर को हल्का सा टफ रखना होता है। चलिए, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए 3 एड्रेस कोड, जो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन होता है, जैसा वी हैव अंडरस्टैंड कि इट इज प्रोवाइड द इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, द मेन पर्पज ऑफ ए प्रोवाइड द इंटरमीडिएट कोड जनरेटर द टेम्पोररी रजिस्टर। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए 3 एड्रेस कोड ये इंटरमीडिएट कोड जनरेशन को रिप्रेजेंट करने की टेक्निक है जो कि 3 एड्रेस कोड को थ्रू किया जाता है। और इसके 3 सब कैटेगरीज में है, क्वाड्रपल, ट्रिपल एंड इनडायरेक्ट ट्रिपल। तो ये क्वेश्चन भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द 3 एड्रेस कोड, और ये एग्जैक्टली ये है क्या कि व्हाट इज द 3 एड्रेस कोड। तो यहां से भी मुझे 5 या 10 मार्क्स के क्वेश्चन कन्फर्म मिलते हैं। इस क्वेश्चन में 2-3 चीजें एसोसिएटेड है जो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं, व्हाट इज ए 3 एड्रेस कोड, एक्सप्लेन विथ 1 एग्जाम्पल। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी एक्सप्रेशन, सेकेंड क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि कोई भी क्वेश्चन दिया हो, क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए कि अप्लाई द 3 एड्रेस कोड एंड सॉल्व दिस प्रोसेस, सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। सेकेंड थिंग, जो और क्वेश्चन बनते हैं कि एक्सप्लेन द 3 एड्रेस कोड विथ इट्स टाइप एंड एग्जाम्पल। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। कई बार ये थ्योरेटिकल पार्ट में 10 मार्क्स के क्वेश्चन में पुटअप होते हैं। क्वेश्चंस को, पेपर को अगर मॉड्यूलेट रखना हो, क्वेश्चंस इस तरीके से भी पुटअप होते हैं कि व्हाट इज ए डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रपल एंड ट्रिपल, व्हाट इज ए डिफरेंस बिटवीन ट्रिपल एंड इनडायरेक्ट ट्रिपल, एंड व्हाट इज ए डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रपल एंड इनडायरेक्ट ट्रिपल। तो इन आपस में जो तीनों सब पार्ट हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, यहां से भी क्वेश्चन यहां से हमसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है। तो 3 एड्रेस कोड भी 10 to 15 मार्क्स दिलाने की कैपेबिलिटी मुझे रखता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो है प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। जैसा कि वी हैव ऑलरेडी स्टडी दिस टॉपिक इन द डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट कि हाउ टू इवेल्युएट द प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स ऑफ ए गिवन एक्सप्रेशन। 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सिंपल क्वेश्चंस में इसको कंसिडर किया जाता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रखे जाते हैं कि मोस्टली एक, देखिए, पेपर बनाने के जो अप्रोच होते हैं मैं आपको बताऊं, ये 3 स्ट्रेटजी के थ्रू बनाए जाते हैं। कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस रखे जाते हैं जिसको इजीली सभी कर लें, कुछ मॉड्यूलेटेड क्वेश्चन रखे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस को, पैटर्न को ऐसे रखे जाते हैं कि जो एप्लीकेशन बेस्ड हो और जो अच्छे से स्टडी कर रहा है थ्रू आउट, जो टैलेंटेड हो, वहां से वो टैलेंट निकल के आए। तो ये नॉर्मल कैटेगरी में ये क्वेश्चन आता है प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो DAG से आते हैं, डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ। इट इज 5 और 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल पार्ट वो भी वहां पे पुटअप होते हैं। तो रोल ऑफ ए फ्लो ऑफ ए कंट्रोल स्टेटमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू फ्लो ऑफ ए कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट इफ पे कैसे जाता है, गो टू स्टेटमेंट में इसका किस तरीके से बिहेव हो रहा है। तो ये जो है इसके कंप्यूटेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ये भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डेफिनेटली ये जो दोनों टॉपिक है, डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ एंड फ्लो ऑफ ए कंट्रोल स्टेटमेंट, ये मुझे अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 मार्क्स दिलाने की कैपेबिलिटी रखता है। 5 मार्क्स उससे, 10 मार्क्स इससे। चलिए, उसका जो शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं, मोस्टली शॉर्ट नोट्स में जो क्वेश्चन पुटअप गए हैं क्वेश्चन 3 से हमारे, ये बैक पैचिंग टॉपिक से पूछे गए हैं, जो कि 2 और 5 मार्क्स में मोस्टली पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बैक पैचिंग। उसके बाद जो शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं 3 एड्रेस कोड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 3 एड्रेस कोड, व्हाट इज ए रिप्रेजेंटेशन टेक्निक ऑफ ए 3 एड्रेस कोड, व्हाट इज ए कैटेगरी ऑफ ए, जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कैटेगरी ऑफ ए क्वाड्रपल, ट्रिपल एंड डायरेक्ट। तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे एक सिमिलर टॉपिक जो कि 10-15 मार्क्स हमें यहां दिला रहा था, और सेम कॉन्सेप्ट हमें शॉर्ट नोट्स में भी 5 मार्क्स या 2 मार्क्स में भी कुछ नंबर और गेन करा रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है, सिंबल टेबल को लेकर क्वेश्चन पुटअप होते हैं। व्हाट डू सिंबल टेबल, डेटा स्ट्रक्चर फॉर द सिंबल टेबल, सिंबल टेबल में एंट्रीज किस तरीके से करते हैं, एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए सिंबल टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंपाइलर में जो डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो सिंबल टेबल ही होता है।
कैसे उसमें एंट्री करते हैं, कैसे डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, कैसे उसका वेरिएबल करते हैं, उस पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं। और ये अकेला ये टॉपिक थ्योरेटिकल पार्ट में मुझे 5 मार्क्स दिला सकता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रन टाइम स्टोरेज मैनेजमेंट, कैसे आफ्टर द सीपीयू प्रोसेसिंग, प्रोसेसर में प्रोसेस करने के बाद मेमोरी में किस तरीके से रन टाइम पे वो सेव होता है, डेटा को फेच वहां से कैसे करते हैं, रिट्रीव कैसे करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, रन टाइम स्टोरेज स्ट्रेटजी क्या है और किस तरीके से उसको यूज करता है। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि 5 और 10 मार्क्स में क्वेश्चन पुट अप होता है। यहाँ पे इसको अच्छे से समझेंगे। एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक, इसको स्टैक की हेल्प से मैनेज करते हैं। एक्टिवेशन रिकॉर्ड एंड वेरियस स्टोरेज एलोकेशन स्ट्रेटजी, तो ये किस तरीके से होता है एक्टिवेशन रिकॉर्ड में, कैसे जितने भी एक्टिव फंक्शन होते हैं स्टैक्स में कैसे सेव होते हैं, एंड व्हेन लूपिंग वाइज अगर फंक्शन कॉल होते हैं, फंक्शन अंडर फंक्शन अंडर फंक्शन, तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक के हेल्प से कैसे उसको मैनेज करता है, क्या उसकी स्टोरेज स्ट्रेटजी होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि 5 और 10 मार्क्स में क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं। अगेन मैं आपसे शॉर्ट नोट्स डिस्कस करूंगा कि 2 या 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पुटअप होते हैं जो कि स्कोपिंग के लिए पूछे जाते हैं कि अगर मैं कोई फंक्शन में कर रहा हूं तो ये स्टैटिक स्कोपिंग में है, डायनेमिक स्कोपिंग में है, रन टाइम में यूज हो रहा है, कंपाइल टाइम में यूज हो रहा है, और अगर मैं स्टैटिक डिफाइन किया हूं तो कंपाइल टाइम में यूज हो रहा है, बट कब ये इवेल्युएट होगा, रन टाइम पे कैसे चेंजेस हो रहे हैं। तो ये सारी स्कोपिंग के जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 या 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जनरली ये क्वेश्चन इस टाइप से पुटअप होते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्कोपिंग, एक्सप्लेन इट्स कैटेगरी विथ एग्जांपल। तो अगर ये क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स का होगा। आपसे अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स टाइप में पूछे जाते हैं तो स्टैटिक स्कोपिंग एंड डायनेमिक स्कोपिंग से यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होंगे। एक्टिवेशन रिकॉर्ड को भी शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि लेक्सिकल एरर क्या है, ये लेक्सिकल एरर आती कब है, कब वो टोकनाइजेशन फॉर्म में नहीं बनता, सिंटैक्स एरर क्या है, विच लेयर प्रोवाइड द लेक्सिकल एनालाइजर syntax error and which layer provide the semantic error and how we can solve this error। तो ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना होगा और कुछ एग्जाम्पल लेके इसकी प्रैक्टिस करनी होगी कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार एक क्वेश्चन और भी यहाँ से पूछे जाते हैं कि काउंट द नंबर ऑफ ए टोकन, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, उस पूरे प्रोसेस को हम समझेंगे। ठीक है, तो 2-5 मार्क्स के क्वेश्चंस वहाँ से भी हमें मिलते हैं। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आपको डिस्कस करता हूँ कि राइट ए शॉर्ट नोट्स एरर अकरिंग इन ए डिफरेंट फेज ऑफ ए कंपाइलर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द यूनिट फर्स्ट की फेज ऑफ ए कंपाइलर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 3rd यूनिट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि एरर अकरिंग इन डिफरेंट फेज ऑफ ए, कि अलग अलग फेज में कौन कौन से एरर अकर होते हैं। जैसे लेक्सिकल एनालिसिस की बात करें तो वहाँ पे लेक्सिकल एरर होते हैं। सिंटैक्स फेज की बात करते तो वहाँ पे सिंटैक्स एरर आते हैं। सेमेंटिक किस तरीके से आता है, किस तरीके से उसके मीनिंगफुल या टाइप कास्टिंग नहीं होती तो सेमेंटिक एरर होती है। जब पास्ट ट्री जनरेट नहीं कर पाता तो सिंटैक्स एरर होती है। तो सारी चीज़ें किस प्रोसेस में कैसे होती हैं, क्या उसका कंपटीशन प्रोसेस है, ये बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझ के हम यूनिट 1st, 2nd, 3rd सब में सपोर्ट मिलता है और इजीली समझ पाएंगे। यहाँ पे सेम चीज को हम एक तरीके से और भी समझ पाएंगे कि कैसे ये फेज ऑफ ए एरर अकरिंग इन ए डिफरेंट फेज ऑफ ए कंपाइलर को डिफरेंट तरीके से कैसे पुटअप किया जाता है। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर ए लेक्सिकल फेज एरर, सिंटैटिक फेज एरर एंड सेमेंटिक फेज एरर विथ एग्जाम्पल। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पे कंबाइंड फॉर्म में फेज ऑफ एरर को पूछा गया है, या अलग अलग 3 फेज को डिफाइन किया गया है कि लेक्सिकल फेज में कैसे एरर आती है, सिंटैक्स और सेमेंटिक में कैसे आती है और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो प्लीज इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझिए और इसको कर पाएंगे। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं कि व्हाट डू अंडरस्टैंड द लेक्सिकल एरर एंड स्टैटिक एरर एंड ऑल्सो सजेस्ट द मेथड फॉर रिकवरी ऑफ एरर। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से उसकी रिकवरी प्रोसेस को हैंडल किया जाता है। एरर आ जाता है तो कैसे उसके पास्ट ट्री में चेंजेस कर सकते हैं। लेक्सिकल एरर है अगर इफ इट आर अनेबल टू टोकनाइज ऑल द थिंग्स, तो फिर कैसे उसको मैनेज करते हैं। तो दोनों क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर मुझे दिख रहे हैं, बट दोनों में डिफरेंस है। आप इसकी स्टडी करिए क्योंकि ये छोटे छोटे डिफरेंस ही एक बहुत बड़ा डिफरेंस करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे फेज ऑफ एरर है, यहाँ पे लेक्सिकल एरर ही पूछ रहा है, सिंटैटिक एरर ही पूछ रहा है, बट जो सजेशन और रिकवरी मेथड है उसमें थोड़े से माइन्यूट डिफरेंस हैं। तो प्लीज
आंसर को रिस्पॉन्ड करते समय भी उस तरीके से आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम मार्क्स वहां से गेन कर पाएंगे। थर्ड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डिस्कस द इशू इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन दैट अफेक्ट द स्टोरेज मैनेजमेंट। कैसे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टोरेज मैनेजमेंट को अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जो सी लैंग्वेज है, सी में जब भी मैं लिखता हूं, किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूं, तो वहां पे मैं डेटा टाइप उसको बताता हूं कि किस टाइप का है, टाइप कास्टिंग क्या है इसकी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ए को डिफाइन कर रहा हूं तो इंट ए लिख सकता हूं, फ्लोट ए लिख सकता हूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं वहीं पे उसके बाद मैं उस वेरिएबल में कुछ चीज को एलोकेशन करता हूं। सेकेंड, इस कॉन्सेप्ट को समझने, अगर मैं मैटलैब यूज करता हूं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, और मैटलैब में मैं कोई भी वेरिएबल ए लिख के उसमें अगर मैं 1 लिख दूं, इसका मतलब वो बाय डिफॉल्ट वो इंटीजर टाइप का होगा। मैं लिखता हूं 1.5, तो जो वेरिएबल मैंने लिखा हुआ है तो वहां पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो एग्जैक्टली वो फ्लोट वैल्यू के तरीके से ले पा रहा है। तो इस सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका स्टोरेज मैनेजमेंट में कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, कैसे उसको रिट्रीव करते हैं, कैसे स्टोरेज में मेमोरी ब्लॉक में वो सेव होता है, उसके एड्रेस में किस तरीके से चेंजेस होते हैं, और कैसे सीपीयू को व्हेन विद द रिक्वायरमेंट ऑफ ए सीपीयू ऑफ ए एनी ब्लॉक एनी डेटा, तो वो कैसे फेच करता है। ये सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे, लॉजिकली समझेंगे और उसको विद डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे तो हम मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे गेन कर पाएंगे। उसके बाद जो शॉर्ट नोट्स की बात होती है, तो आप यूनिट 4 की तरफ हम बढ़ते हुए कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ए बेसिक ब्लॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू ऑप्टिमाइज द बेसिक ब्लॉक। समटाइम लूपिंग के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं उसको हटाने होते हैं, तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनते हैं कि हाउ टू ऑप्टिमाइज द बेसिक ब्लॉक। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक एंड डिफरेंट इश्यूज क्या है, हाउ व्हाट काइंड ऑफ ए चैलेंजेस फेस ड्यूरिंग द कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, ये चीजें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहां से भी ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमें पूछे जाते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है कि मशीन इंडिपेंडेंट एंड मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन। किस सिनारियो में मुझे मशीन डिपेंडेंसी ऑप्टिमाइजेशन करना चाहिए, कब मुझे मशीन इंडिपेंडेंट करना चाहिए, व्हेन वी हैव अप्लाई द प्रायरी एल्गोरिथम, व्हेन वी हैव द एग्जैक्ट इवैल्यूएशन ऑफ द मेथड, और कैसे अप्रोक्सीमेट करते हैं, उसकी कंप्यूटेशन प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द मैथमेटिक बिहाइंड दैट। इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन हमें 5 मार्क्स के पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। व्हाट इज ए मशीन इंडिपेंडेंट एंड मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन। जो 6 क्वेश्चन है इसकी तरफ मैं आपको ले चलता हूँ कि एक्सप्लेन द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ए बेसिक ब्लॉक एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द डायरेक्ट साइक्लिक ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बेसिक ब्लॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक ये 5 या 10 मार्क्स में क्वेश्चन पुटअप भी होते हैं। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि एक्सप्लेन द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ए बेसिक ब्लॉक एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए बेसिक ब्लॉक। तो यहाँ पे डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ कैसे बेसिक ब्लॉक को रिप्रेजेंटेशन में यूज होता है, ये दोनों का एप्लीकेशन है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझें और इसकी प्रैक्टिस करें। ये कंप्यूटेशन बेस्ड एक क्वेश्चन है जो कि फैक्चुअल डेटा के साथ, डिफिनीशन के साथ, स्ट्रेटजी के साथ, डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ कैसे वो लूपिंग प्रोसेस को रिमूव करता है, क्या उसकी स्ट्रेटजी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन होती है। क्वेश्चन नंबर 7 पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाट कंस्टिट्यूट ए लूप इन ए फ्लो ग्राफ एंड हाउ डू यू लूप ऑप्टिमाइजेशन इन द कोड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द कंपाइलर। कैसे लूप ऑप्टिमाइजेशन एंड फ्लो ऑफ ए ग्राफ कोड ऑप्टिमाइजेशन को सपोर्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की जरूरत है कि कैसे लूपिंग इफेक्ट करता है, फ्लो ऑफ ए ग्राफ किस तरीके से लूपिंग में नहीं होना चाहिए, अगर लूपिंग में है तो इनफाइनाइट लूप में नहीं होना चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ इटरेशन होने चाहिए। तो सारी चीज़ों के लिए कोड ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 10 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लोकल एंड लूप ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे शॉर्ट नोट्स और ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड इंडक्शन वेरिएबल एलिमिनेशन किस तरीके से करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में यूज होती है। तो प्लीज इसको भी अच्छे से समझने की जरूरत है। अब अगेन मैं आपसे बात करता हूं व्हाट इज ए डायरेक्ट साइक्लिक ग्राफ, हाउ डैक इज क्रिएट फ्रॉम द 3 एड्रेस कोड एंड राइट एल्गोरिथम फॉर इट एंड एक्सप्लेन इट विद द रिलेवेंट एग्जाम्पल। ये बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं
तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ क्या होता है। एंड क्रिएट फ्रॉम द 3 एड्रेस कोड से, अगर जैसे कि कोई एक्सप्रेशन दिया है, मैंने उसको 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर लिया, तो फिर उस 3 एड्रेस कोड जो रिप्रेजेंटेशन मैंने उस एक्सप्रेशन का किया हुआ है उसको डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाट इज एल्गोरिथम बिहाइंड दैट, एंड हाउ वी कैन डिजाइन द डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ। तो आप देख पा रहे हैं कि 2-3 एप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट इसमें एसोसिएटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझ के इसकी प्रैक्टिस करके इसका सोल्यूशन आप प्रिपेयर रखेंगे। 9 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ये पी होल ऑप्टिमाइजेशन। ये एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जो कि पिग एंड होल प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करता है। तो एक बार बस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आप जस्ट कर लीजिए, तो ये 2 या 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जस्ट व्हाट इज दिस, बस दैट्स इट। उसके बाद जो शॉर्ट नोट्स की हम बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस किस तरीके से करते हैं, क्या उसकी एनालिसिस स्ट्रेटजी है, कैसे डेटा का फ्लो होता है और कैसे हम उसको ग्लोबली एलोकेट करते हैं। कंट्रोल फ्लो एनालिसिस किस तरीके से करते हैं, कैसे इफ कंडीशन के बाद या गो टू कंडीशन के बाद हम कंटिन्यूअस जो स्टेटमेंट दिया हुआ था है उससे कंट्रोल फ्लो के दूसरे के पास आता है, कैसे प्रोग्राम काउंटर जो कि नेक्स्ट एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का एड्रेस सकता है, कैसे लूपिंग या गो टू कंडीशन या फॉर कंडीशन के बाद अपना कंट्रोल दूसरे के पास फ्लो होता है। तो ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है। डेटा का फ्लो किस तरीके से होता है, कैसे मैं एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में जाता हूं, उस फंक्शन को डेटा को फिच करके फिर मेन फंक्शन में आता हूं। तो इस कंट्रोल फ्लो में डेटा स्ट्रक्चर्स या जो भी टेम्पोररी वेरिएबल मैं यूज करता हूं उस एड्रेस को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे रिकॉल करते हैं, कैसे एक्टिवेशन फंक्शंस फंक्शन आफ्टर फंक्शन को कॉल करता है, उसके लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल करता है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड को कैसे मैनेज करता है, और इन सारी सिनेरियो में डेटा का फ्लो किस तरीके से होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो छोटे छोटे थ्योरेटिकल, देखिए आप एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देने की बात जो यहाँ पे है, जो मैं आपको फोकस दिलाना चाहूंगा कि ये टॉपिक देखने में बहुत इजी लग रहे हैं कि ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस की बात हो रही है, कंट्रोल फ्लो एनालिसिस, डेटा फ्लो एनालिसिस, लूप अनरोलिंग और लूप जैमिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इनका कंप्यूटेशन प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है, इसके पीछे की लॉजिक क्या है, वो समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज शॉर्ट नोट्स के आंसर का रिस्पॉन्ड करने के बाद भी मैं फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स नहीं पाता। तो उसका रीजन बस इतना सा ही है कि जो फ्लो हो रहा है उसका प्रोसेस का, उसको अच्छे से समझे, उसके कंप्यूटेशन प्रोसेस को रिप्रेजेंट करें, एक एग्जांपल लेके देखें कि डेटा का फ्लो कैसे हो रहा है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल करके देखें और उस पूरी प्रोसेस को ब्लॉक डायग्राम या एनालिसिस करके बताएं, हायरार्किकल स्ट्रक्चर के थ्रू बताएं। तो ये बेस्ट वे होता है उसको रिप्रेजेंट करना। लूप अनरोलिंग क्या होती है, लूप जैमिंग क्या होती है, और इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे जो मल्टीपल ऑपरेटर्स या कंप्यूटेशन प्रोसेस को इंक्रीज होता है उसको रिड्यूस करने के लिए सोल्यूशन क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 मार्क्स में